किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाई खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन का भी कार्य करते हैं और इसको करने से उनकी आय में वृद्धि होती है। आज हम बात करेंगे बकरी पालन पर। बकरी पालन के लिए किन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं ताकि अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवाराम पवार साहब को, जो एक प्रगतिशील पशुपालक हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को ये बताएं कि इस यात्रा को आपने कैसे शुरुआत की, बकरी पालन को लेकर आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हुआ, बताइए हमारे। मैं शुरुआत में एक निजी विद्यालय और एक निजी कॉलेज का संचालन कर रहा था और एक कोविड कालखंड ऐसा आया हमारे सामने। उस कालखंड के अंदर में जब सारे लोग हैं अपने घरों में बंद थे, उस दरमियान एक विचार आया कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसा विचार आ रहा था कि इस समय में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो औषधि का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उस समय में गिलोय है या तुलसी है या लोग इसके काढ़े बना करके पी रहे थे और उसको काफ़ी हद तक कवर कर रहे थे। तो ऐसा विचार आया कि हमें भी इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सपोर्ट से एक क्लस्टर का निर्माण किया और हम लोगों ने गूगल की खेती शुरुआत करी। इसके पश्चात हमें ऐसा विचार आया कि इसको हम प्रॉपर कैसे बना के रख सकेंगे, तो इसमें जैविक उत्पत्ति किस तरह से रहें। तो हम लोगों ने फिर विचार किया कि पारंपरिक तौर से हम लोग बकरी पालन करते आ रहे हैं और हमें इसकी तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे जो नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी है, वहाँ के वैज्ञानिकों से मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में उन्होंने भारत सरकार की एक आर्या परियोजना चल रही है जो अटारी जोधपुर जोन और हमारे यहाँ काजरी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में ये एक 7 दिवसीय प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके मैंने ये सारी चीज़ें जानी और समझी, सीखी कि मुझे किस तरह से बकरी पालन में वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़ना चाहिए। देवाराम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी प्रेरणा किस तरह से ये यात्रा को लेकर आगे बढ़ी। साथ में आप हमें ये बताएं कि बकरी पालन को लेकर क्या कोई विशेष प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया जिससे इस यात्रा आपकी सुगम हो गई, सरल हो गई? जी मैम, बिल्कुल। मैंने आर्या परियोजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और जिसमें मुझे वैज्ञानिक पद्धति से, जो पारंपरिक तौर पे हम पहले से ही बकरी पालन कर रहे थे एक छोटे से स्तर पर, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से आज के समय की जो मांग है उसको लेकर के हमने जब प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी से प्राप्त किया तो उसमें हमें ये सारी जानकारियाँ सामने आई कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए खान पान से लगा करके, और उसके रहन आवास वगैरह ये सारी चीज़ों को ये सारी प्रशिक्षण से ही कंप्लीट हुई हमें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी भी काम को यदि हम सुनियोजित तरीके से करते हैं तो सफलता और अधिक सुनिश्चित हो जाती है। प्रशिक्षण उसी दिशा में किया जाने वाला एक प्रक्रिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक वैज्ञानिक तरीके का प्रशिक्षण लिया। तो ख़ासतौर से हमारे पशुपालक भाइयों को आप ये बताएं कि प्रशिक्षण के दौरान आपने क्या बकरियों को क्या क्या खिलाया जाना चाहिए, उनकी खान पान की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए या उनको आवास की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए, इसकी विस्तार से जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को दीजिए। इसमें हमें सर्वप्रथम जो आवास की जैसे ध्यान देना है तो उसका डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होना चाहिए और इसमें हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक हवादार और आवास जो हो और उसमें खान पान के लिए जो फीडिंग ट्रे वगैरह लगे हैं वो इस तरह से हो कि आराम से सुलभ तरीके से हैं वो बकरियां हैं वो अपना चर सकें। और चारे में है जैसा बकरी का बॉडी वेट होता है उसका 3% सूखा चारा है वो हमें खिलाना चाहिए और हरे चारे की उपलब्धता है तो जैसे बड़ी बकरी है तो उसको 1 किलो, छोटा है तो उसको फिर आधा किलो, इस तरह से हमें व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे कि बकरियां हैं वो हष्ट पुष्ट रहें और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपने बकरियों को कहाँ रखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। साथ में हम उनको क्या खिलाते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इतना सब कुछ करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा पशुधन जो है वो बीमार हो जाता है, उनको किसी ना किसी प्रकार का रोग हो जाता है। उन रोगों से हम किस प्रकार से उनको बचाएं और यदि फिर भी हो जाए तो हमें क्या टीकाकरण करवाना चाहिए, किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी चाहिए उस दरमियान, ज़रा ये भी हमारे पशुपालक भाइयों को आप बताएं। हमें बिल्कुल इस बात पे प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता है।
जैसे 3 साल में एक बार PPR का टीका लगता है, तो हमें वो वैक्सीनेशन करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह ET, फड़किया जैसी बीमारियां होती हैं, इस पे हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है और समय समय पर टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते हैं समय पर, तो इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं कि हमारी रेवड़ की रेवड़ खाली हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आपको अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ से संपर्क में रहते हुए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से करवाना चाहिए। जो किसान भाई अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बकरी पालन पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर देवाराम पवार साहब, जो बकरी पालन का वैज्ञानिक तरीके से हमको अवगत करा रहे हैं। आपको हम बता दें कि डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे इस क्षेत्र में पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए हैं, तो उनसे जानकारी ले रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर साहब हमसे जानना चाहते हैं कि आपको ये कार्य करते करते किस तरह से आपने नवाचार किए, आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले, हमारे पशुपालक भाइयों को ये भी बताएं। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय पेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो हमारा अविकानगर टोंक में स्थित है जी, उसके द्वारा भी हमें एक प्रशंसा पत्र जारी किया गया और उनके साथ हमारा एक MOU भी हुआ। और उसके अलावा जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, उनके द्वारा भी हमें सम्मानित किया गया। और कृषि विज्ञान केंद्र गुडामालानी और विभिन्न गैर सरकारी संगठन जो हरियाणा, राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से, उन्होंने भी हमें इसको लेकर के प्रशंसा पत्र भी जारी किए। हम लोगों ने प्रायोगिक तौर पे दूध से, बकरी के दूध से है वो साबुन बनाने का भी एक प्रयोग किया जी। इसको लेकर के हम और भी इसको वैल्यूडेशन कैसे किया जा सके, इसको लेकर के लगातार प्रयासरत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की, तो पशुधन से हमारा उद्देश्य साथ के साथ ये रहता है कि हमारे पशुपालक भाई अपनी आय को बढ़ा पाएं। तो इसको लेकर, बकरी के दूध को लेकर, उससे होने वाले किस किस प्रकार से जो उत्पाद हैं हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई बना सकते हैं, बाज़ार में लेके जा सकते हैं, इस संदर्भ में आप ज़रा हम इस पर प्रकाश डालिए। जी मैम, बताना चाहूँगा कि बकरी के दूध से हम साबुन बना सकते हैं और उसको अच्छे से पैकिंग करके और हम मार्केट में उतार सकते हैं। बकरी के दूध से पनीर का निर्माण किया जा सकता है, बकरी के मांस से चीज़ बनाई जा सकती है और बहुत सारी इस तरह की जो रिसर्च हैं वो हमारी बकरी अनुसंधान संस्थान जो मखदूम है वो इसको लेकर के कर भी रही हैं। और उसके साथ में युवा किसान जोड़ करके और बहुत सारे प्रशिक्षण भी प्राप्त करके और ये सीख सकते हैं कि वैल्यूडेशन किस तरह से करके और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि बकरी के दूध से बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन दूध से होने वाले जितने भी उत्पाद हैं जिनका निर्माण किया जाता है, सबसे बड़ी समस्या होती है प्रसंस्करण की। यदि आपने वो नहीं किया तो ख़राब हो जाएगा। उसको लेकर क्या व्यवस्था है, और जिनको नहीं मालूम तो हमारे वो बकरी पालक भाई कहाँ जाएं कि अपने दूध को इकट्ठा कर सकें और आगे जहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं, व्यवसाय जगत में उनका उत्पाद निर्माण हो रहा है, वहाँ उनको आप ज़रा बताएं कि किस तरह से वो व्यवस्थाओं का लाभ लें। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो मखदूम मथुरा में है, वो सबसे बेहतर इसके ऊपर प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसके तहत हम सीख करके और अपना व्यवसाय जो वैल्यूडेशन करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी सर्दी का मौसम बहुत ही शुरू हो चुका है और आने वाले समय में तापमान में और भी गिरावट आएगी। ऐसे में बकरी की व्यवस्था या उनको होने वाले रोग या किस प्रकार की देखभाल करनी चाहिए हमारे पशुपालक भाइयों को, इस पर भी प्रकाश डालिए। बिल्कुल मैम, आपने ठीक कहा कि सर्दी का प्रकोप इस वक्त शुरू हो चुका है और हम लोगों को इस वक्त जो पशुपालक भाइयों को ध्यान देने योग्य बात है वो कि सर्दी में निमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए छोटे बच्चों में, इसलिए इस ठंड से बचाएं। और उसके साथ में हम लोगों को इस वक्त जैसे सरसों का तेल है उसमें हल्दी को मिक्स कर दिया और ये फिर हम जो आहार दे रहे हैं उसके साथ में हमें ये देना चाहिए ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और बीमारियां हैं वो उनके ऊपर कम से कम आए जी, ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक बात और देखने में आती है कि जब बकरियों में किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो वो रेवड़ के रेवड़ उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, बकरियों का कोई बीमा किया जाता है, वो भी हमारे पशुपालक भाइयों को आप बताएं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार अपनी तरफ से एक योजना जो चला रही है उसमें
पशुपालक भाई हैं वो अपना एक बकरियों का बीमा करवा सकता है, और इसके अंदर प्रति यूनिट है वो सरकार अनुदान भी देती है। तो इसके तहत हमें बीमा अवश्य करवाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो तो उसकी रेवड़ की रेवड़ खाली हो जाए और वो अपना हाथ धो बैठे। उससे अच्छा ये है कि उसको जब बीमा करवा रखा होगा तो कम से कम उसकी रिकवरी हो जाए और अपना ये बिज़नेस वो वापस चालू कर सकें। और ये एज एक तरह से कह सकते हैं कि गांव में जैसे गरीब व्यक्ति, जिसको गरीब की गाय भी बकरी को कहा जाता है, तो वो व्यक्ति है जिनके लिए एक चलता फिरता ATM है और चलता फिरता फ्रीज है बकरी, तो उनके लिए जब इस तरह का हाथ धो बैठना यानी कि विकट परिस्थिति में वो खड़ा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए हमें शुरुआत में ही बीमा करवा ही देना चाहिए और अवश्य रूप से करवाना चाहिए, और इसमें सरकार सबकी हमारा सहयोग कर रही है। देवाराम जी, हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालक भाइयों को आप ये भी बताएं कि सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिनका वो लाभ ले सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो। इन योजनाओं को किस प्रकार से वो पहुंच सकते हैं और क्या लाभ है उन योजनाओं के, विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं। बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जो भारत सरकार की है, जिसका मैं स्वयं राजस्थान का दूसरा और बाड़मेर जिले का प्रथम चयनित व्यक्ति हूँ, और इसमें 100 बकरी और 5 बकरों से लगा करके 500 बकरे और 25 बकरियों तक कुल मिलाकर के 50 लाख रुपए अधिकतम अनुदान तक की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। तो इसमें व्यक्ति है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है nlm.udyammitra.in पोर्टल पे जा करके, और वहाँ कुछ अपने ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, उन दस्तावेज़ों को अपलोड करके और आवेदन कर सकेगा। आवेदन करने के पश्चात स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास में ये फ़ाइल चली जाती है, और स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी हैं वो इस दस्तावेज़ों की जांच के पश्चात जो ज़िले के संबंधित अधिकारी हैं, जॉइंट डायरेक्टर, उनके पास में फ़ाइल भेजती हैं। वो एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाते हैं, और फिज़िकल वेरिफिकेशन के पश्चात वो वापस स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी को फ़ाइल फॉरवर्ड कर देते हैं। स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो जो हमने बैंक चुनी है उस बैंक को वो फ़ाइल फॉरवर्ड कर देती है, और जब स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी बैंक को फॉरवर्ड कर देती है उसके बाद बैंक अपना ज़रूरी दस्तावेज़ और जो लोन सैंक्शन के लिए उनकी गाइडलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए सैंक्शन लेटर पोर्टल पे अपलोड करती है, और सैंक्शन लेटर पोर्टल पे अपलोड करने के बाद पुनः SIA के पास में फ़ाइल चली जाती है, और SIA उसकी जांच करके SLEC जो हायर लेवल की कमेटी होती है स्टेट लेवल पे, उस कमेटी के सामने रखती है। उसके पश्चात ये भारत सरकार को फॉरवर्ड कर दी जाती है, और भारत सरकार जो CEC फाइनल अप्रूव जब दे देती है उसके पश्चात बैंक से लोन डिस्बर्समेंट करवा करके और व्यक्ति है वो अपना काम शुरू कर सकता है। और इस केस में ये भी है कि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं लोन नहीं लेना चाहता तो वो अपना स्वयं से भी शुरुआत कर सकता है। उस केस में उसको बैंक गारंटी की आवश्यकता रहेगी। और जब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब 25% काम पूरा हो जाता है तो हम लोगों को जो अनुदान है उसका 50% टोटल अनुदान, जैसे 525 बकरियों का है तो 50 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान जो हो रहा है, तो उसमें 25 लाख रुपए हमें जैसे 25% काम पूरा हो जाता है तो हमें अग्रिम रूप से मिल जाता है। और यही प्रक्रिया अपनाई जाती है द्वितीय किस्त के लिए, और जब हमारा 100% काम पूरा हो जाता है तो हमें द्वितीय किस्त भी इस तरह से मिल जाती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे पशुपालक भाइयों को एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, तो आप हमारे पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी नवाचार करें और इस दिशा में आगे बढ़ें? क्या है आपके प्रेरणा संदेश? मैं बताना चाहूँगा युवा भाइयों को कि आज के समय में जैसा कि सभी युवा कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये एक आने वाले भविष्य का बकरी पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, और बहुत बड़ी मांस और दूध की मांग भी बढ़ती जा रही है। तो मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि अधिकतम युवा प्रशिक्षण प्राप्त करें और वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन को अपनाएं, और एक आप अपना स्वयं का बहुत अच्छे तौर पे हैं वो बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यही मेरी सभी युवाओं से अपील है। देवाराम जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतनी कम समय में हमारे पशुपालक भाइयों के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारा। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई। उनका ये उपकार, उनका ये योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। आज हम इस दिवस पर उनको श्रद्धा मन से नमन करते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि कुछ छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान में रखें तो खेती बाड़ी के अलावा हम पशुपालन में भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा लाभ ले सकते हैं। आप क्या कुछ हमारे कार्यक्रम में देखना चाहते हैं? क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है,
तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी राय है, क्या आपके सुझाव हैं, क्या आप चाहते हैं। आप पत्र लिख सकते हैं हमें इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, जब अच्छी बातों का दौर चल रहा होता है तो जाने का मन नहीं करता, लेकिन जो समय का करता है सम्मान, समय उसका करता है सम्मान। तो समय का इशारा हो चुका है कि अब हमें लेनी होगी आपसे विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।